नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं यूपीएसआई की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आईपीसी और सीआरपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि यूपीएसआई की विगत परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं कुछ प्रश्न, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और इन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ, ताकि परीक्षा हाल में आपका कोई भी प्रश्न गलत न हो और न ही आपको कंफ्यूज करे। तो ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। इसका पहला वीडियो मैंने इससे पहले ही डाउनलोड कर दिया है और चाहे तो आप उसे जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। यूपीएसआई, भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता और मजेदार ट्रिकी अप्रोच के साथ, और सभी मोस्ट वांटेड प्रश्न इस सीरीज में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न बिना देरी किए हुए। तो इसमें लिखा हुआ एस वर दराजन बनाम स्टेट संबंध निम्न में से किससे है। यानी ये जो मामला है, तो आपको पता ही होगा हम लोग ज्यादातर दो ही अक्षर से कोड बनाते हैं। तो वर दराजन, तो वर दराजन। तो अब आप जो मैं ट्रिक लिखाता हूं, जो संख्याओं को शब्द में बदलता हूं, तो यहां पर 63 को आप लिख लीजिए 63। हम लोग इसको कहते हैं क्या, 63। तो 63 के दो अक्षर से क्या बनेगा, तीर। यानी जब भी 63 आएगा तो आगे से हम लोग इसे तीर के रूप में समझेंगे। तो सोचिए तीर किसे लगा है, तो तीर आके सीधे वर को लगा है। वर वधू शादी के समारोह में बैठे हैं, शादी में बैठे हैं, तो वर को आके क्या लगा, तीर लगा। तो जो ही आएगा वर को क्या लगा था, तो तीर लगा था। 363, बाकी सब 300 तो सब में है, 200 किसी में है नहीं। फिर भी आप थोड़ा सा बोल कर भी रख लीजिएगा, 363 है, 200 या 163 नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये पूछ ही चुका है पिछली परीक्षा में। तो 307 बहुत ही चर्चित धारा है, आम जीवन में, आम जनमानस में चर्चित धारा है। 307 ज्यादातर लोग जानते हैं। तो 307 क्या है, तो हत्या का प्रयास है। यानी कि आपने हत्या किया, किसी व्यक्ति ने, आपने नहीं, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का, किसी भी का हत्या का प्रयास के लिए कुछ कदम उठाए, लेकिन वो हत्या के प्रयास में सफल नहीं हुआ, तो 307 लगता है। जैसे आप किसी छोटे बच्चे को जंगल में इस उद्देश्य से छोड़ देते हैं कि उसे जंगली जानवर मार कर खा जाए, भले ही वो बच्चा बच जाए, तो आप पर 307 लगेगा। या किसी व्यक्ति को आप जहर पिलाने के लिए मार्केट से जहर खरीद के लाते हैं, उसके खाने में मिलाते हैं और उसके खाने में मिलाकर उसे देते हैं, इसके बावजूद वो किसी तरह से अगर नहीं भी मरता है, तो आप नहीं मरता है, तो उस पर 307 का केस चलेगा, यानी हत्या का प्रयास। तो खैर इसे रटना कैसे है, तो 3 तो कॉमन है, अंतिम में है 7। इसको हम लोग कहते हैं सेवन। तो सेवन मतलब फल का सेवन करना चाहिए, दूध का सेवन करना चाहिए, और प्रतिदिन सबसे इंपॉर्टेंट है अंडे का सेवन करना चाहिए। सेवन जब भी आएगा तो सेवन का कोड रहेगा 7, लेकिन किस चीज का, तो अंडे का। प्रतिदिन, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, यानी रोज किस चीज का सेवन करो, तो अंडे का। तो सेवन किस चीज का करना है आपको, अंडे का। तो अंडे के भीतर भी तो एक जीव होता है। आप कहते हैं कि मैं मुर्गा, मीट, मछली नहीं खाता हूं, बस अंडा खाता हूं, यानी कि आप मुर्गी को नहीं खाते, बल्कि उसके बच्चे को ही खा जा रहे हैं। यानी कि आपने भी एक तरह से हत्या का प्रयास किया। अगर आप सेवन कर रहे हैं किसी चीज का, अंडे का सेवन कर रहे हैं, किसी चीज का सेवन कर रहे हैं, यानी कि अंडे का अगर सेवन कर रहे हैं, तो आप भी एक तरह से हत्या का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से भी निकलना है क्या, आंसर हो गया सी। हत्या करने के लिए दुष्प्रेरण, हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान आईपीसी की किस धारा में किया गया है। तो आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण का मतलब कोई व्यक्ति अपनी हत्या करना चाह रहा है, तो उसके लिए आप उसको उकसा रहे हैं, या आप उसको इतना परेशान कर रहे हैं कि वो आत्महत्या कर ले, या उसे आप प्रोत्साहित कर ले कि जाओ कूद के मर जाओ, जाओ जहर खा के मर जाओ। यानी आप उसे दुष्प्रेरित कर रहे हैं, यानी कि गलत भावना से उसे प्रेरित कर रहे हैं कि जाओ वो आत्महत्या कर ले। यानी उसे आप आत्महत्या के लिए अगर प्रेरित करते हैं, तो इसके लिए आपके लिए कौन सी धारा होगी, तो आप इसके लिए धारा होगी 306। तो अब आपको रटना 6 को हम लोग कहते हैं 6 का मतलब
आप रट लीजिए विक्स। विक्स आपने कभी खाया होगा, जो ऐसे रहता है त्रिभुजाकार, ठंडा ठंडा। तो सोचिए कि विक्स में कोई ऐसा विक्स है, स्पेशल विक्स है, इसमें कुछ ऐसी दवा मिला दी जा रही है जिसको खाने के बाद व्यक्ति आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। यानी एक ऐसा विक्स भी है जिसे खा लेने से व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है, उसे पता नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहा है। यानी कि आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किसी को करना है तो वो विक्स आप खिला दीजिए। मैं सिर्फ आपको ये याद करने के लिए बता रहा हूं। तो 6 याद रखिएगा, 7 आपने देखा ही था। 7 में क्या है तो देखिए दोनों में अंतर है। 7 यानी कि 7 में क्या है तो हत्या का प्रयास है, ये हत्या का प्रयास है, यानी किसी का मर्डर करने चाह रहे थे लेकिन भले ही आप नहीं कर पाए। तो 307 का मतलब 307 में क्या था, हत्या का प्रयास था। और इसमें 306 में क्या है, दोनों में अंतर है। इसमें हत्या नहीं है बल्कि आत्महत्या, यानी आपने कुछ नहीं किया लेकिन आप ही ने सब कुछ किया। देखने में तो ये लगा कि व्यक्ति कूद गया, छत से नदी में कूद गया, लेकिन आपके उकसाने पर वो कूदा है। तो 306, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर याद रखिएगा। विक्स कब खिलाया जा रहा है ताकि वो खुद आत्महत्या कर ले, और सेवन करने का मतलब, अंडे का सेवन करने का मतलब किसी की हत्या का आपने प्रयास किया, आपने हत्या किया। आंसर हो गया ये। भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से 409 के बीच में किस विषय से संबंधित है? 405, 6, 7, 8, 9 किससे संबंधित है? तो आपराधिक विश्वास भंग। आपराधिक विश्वास भंग जो है वो 405 से लेकर 409 तक के बीच में बताया गया है। इसको कहा जाता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि आप किसी व्यक्ति को, अपने ही व्यक्ति को देंगे, किसी अपने व्यक्ति को अपनी चल या अचल संपत्ति कुछ समय के लिए सौंप के जाते हैं, लेकिन वह उस संपत्ति का गलत धारणा से दुरुपयोग कर देता है, चीटिंग करता है आपके साथ, तो वहां पे कहा जाएगा आपराधिक विश्वास भंग या आपराधिक न्यास भंग। जैसे आप अपनी मोटरसाइकिल किसी व्यक्ति को, आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो दे कर गए कि आप इसे थोड़ा देखते रहिए, लेकिन पता चला जब लौट के आए तो आप उसमें का वो उसने पेट्रोल निकाल लिया, उस बाइक को उसने रोज रोज चलाया, उसका टायर पंचर कर दिया, यानी उसने आपके विश्वास को भंग कर दिया। क्योंकि ये प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है कि हम लोग अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को अपनी चल अचल संपत्ति कुछ समय के लिए सौंपते हैं। तो उसमें मेन होता है कि विश्वास आपका टूटता है किसी व्यक्ति के प्रति, तो यहीं पर हो जाता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आंसर हो गया सी। तो खैर आपको रटना भी तो है, रट लीजिए, एक अनुच्छेद बस रट लीजिए, उससे काम चल जाएगा। 405, 5 अंतिम अंक को ही हम लोग रटते हैं। 5 मतलब 5 को हम लोग बोल सकते हैं वाइफ, 5 यानी वाइफ। 5 का कोड आपसे नोट कर लीजिए रफ पे, 5 का कोड वाइफ ही रहेगा। तो आपके विश्वास को किसने भंग किया? 4 का मतलब मैंने पीछे बताया था, 4 का मतलब डोर होता है। 4 का मतलब डोर, यानी दरवाजे पर आपकी वाइफ ने आपका विश्वास तोड़ दिया। आपका विश्वास किसने भंग किया? तो आपकी वाइफ ने। वाइफ से याद आ जाएगा 5, तो आप टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दंडादेश दे सकता है 3 वर्ष से 5 वर्ष, 7 वर्ष। आंसर हो गया सी। 7 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या जुर्माना से या किसी भी राशि तक का हो सकेगा या दोनों का। यानी कुल मिला के आपको यहाँ पे मुख्य वाला आ जाएगा, मुख्य। बस ये अगर कि मुख्य आएगा तो 7, यानी 7 किसके साथ? तो मुख्य के साथ, यानी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। और 3 आएगा तो प्रथम श्रेणी का, प्रथम बस याद रखिए, प्रथम श्रेणी का दंडाधिकारी। खैर आगे प्रश्न आएगा आपके, आंसर होगा सी। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है। जांच की जाती है किसके द्वारा? केवल मजिस्ट्रेट के द्वारा, पुलिस अधिकारी द्वारा, सत्र न्यायालय द्वारा, या मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा विकल्प डी, मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट, देखिए प्रश्न आ गया जो मैं बोल रहा था, कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग निम्न में से किस सजा को पारित करने के लिए अधिकृत होता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा
विकल्प ए में लिखा मृत्युदंड, बी में लिखा किसी भी अवधि के लिए कारावास, सी में लिखा ऐसी अवधि के लिए कारावास जो 3 वर्षों से अनधिक हो, यानी कि 3 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी प्रथम श्रेणी का पूछे तो 3 वर्ष, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पूछे तो आप यहां पर देख सकते हैं मुख्य दंडाधिकारी वाला प्रश्न जो है, दोनों प्रश्न एक साथ याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। तो इसमें हमारा आंसर हुआ था 7 वर्ष। तो 7 3, प्रथम श्रेणी 3, मुख्य वाला आएगा तो 7। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 2X के अनुसार वारंट मामला वह होता है जो ऐसे अपराध से संबंधित है जिसकी सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास अथवा कितने वर्षों से अधिक अवधि का कारावास हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा 2 अवधि 2 वर्ष से अधिक का होना चाहिए। असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है ऐसा अपराध जिसमें एक पुलिस असंज्ञेय, यहां पे बस इतने पे ध्यान देना, असंज्ञेय एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता, एक पुलिस अधिकारी अपने विवेक के आधार पर गिरफ्तार कर सकता है, एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार करने का प्राधिकार रखता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाता है ए, यानी कि एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता अगर असंज्ञेय अपराध है तो, यानी कि संज्ञेय जब अपराध होगा तो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C, तो 2C कहिए या 2G कहिए। ए का मतलब क, बी का मतलब ख, सी का मतलब ग, ऐसे ही आगे बढ़ेगा। तो हम लोग हिंदी में चूंकि याद करें तो 2G याद कर लेते हैं। तो 2G में क्या परिभाषित है? दंड प्रक्रिया संहिता है, ये सीआरपीसी है, आईपीसी नहीं है। तो 2G में क्या है? तो जमानती अपराध, गैर जमानती अपराध, संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध। तो आपको इसी 2 में कंफ्यूजन होगा अगर आपने पढ़ा होगा ठीक से, तो बाकी अगर नहीं पढ़ा हो तो सब में कंफ्यूजन है। संज्ञेय अपराध है कि असंज्ञेय अपराध है? तो संज्ञेय का कोड हम लोग बना रहे सन, 2 अक्षर से कोड बनाते हैं तो सन, इसी में 2 अक्षर मिल जाएगा हमें, सन। सन मतलब सूरज, सन मतलब सूरज, असन मतलब सूरज नहीं यानी अंधेरा। तो गमला 2G में क्या है? गमला जो है, गमले के लिए, गमले को कहां रखा जाता है? गमले को रखा जाता है सूर्य के प्रकाश में। गमले को कहां रखा जाता है? सन के प्रकाश में। यानी कि 2G जो है, 2G में क्या है? तो सन के प्रकाश में रखा जाए, यानी संज्ञेय अपराध के लिए। हमारा आंसर हो गया सी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973, याद रखिए, बार बार बताता हूं, दंड प्रक्रिया संहिता 1900 है, 1800 नहीं है। 1973 के अंतर्गत बलात्कार पीड़िता द्वारा बलात्कार की सूचना देने पर कौन लेखबद्ध करेगा? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी, यानी इसमें महिला खास है, महिला शब्द याद रखिएगा। विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर, विधि विरुद्ध जमाव है तो उसको तितर बितर करने का समादेश यानी आदेश कौन दे सकता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, थानेदार, ए अथवा सी। ए अथवा सी का मतलब कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी दे सकता है और थानेदार भी दे सकता है। हमारा आंसर हो जाता है डी। अग्रिम जमानत के लिए, पहले उत्तर प्रदेश में अग्रिम जमानत की व्यवस्था नहीं थी, फिर सब लागू हो गई है अग्रिम जमानत की व्यवस्था। तो अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है किसके समक्ष? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष, उच्च न्यायालय के समक्ष, सत्र न्यायालय के समक्ष। तो ए और सी दोनों, ए और सी का मतलब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भी और सत्र न्यायालय के समक्ष भी, इन दोनों को रख लीजिए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और सत्र, 2 शब्द याद रखिए। अब फिलहाल में अग्रिम जमानत किसी को जरूरत पड़ सकती है, आप याद रखिएगा किसके समक्ष? तो मुख्य वाला एक रटते रहिए, मुख्य और एक सत्र, ये 2 शब्द रटते रहिए, मुख्य और सत्र। अग्रिम जमानत किसके पास? तो मुख्य के पास और सत्र के पास, सेशन कोर्ट। आंसर हो गया डी। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा ट्रिकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा।
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएसआई से संबंधित तरह तरह के रीजनिंग और हिंदी और मूल विधि से संबंधित, संविधान से संबंधित वीडियो में समय समय पर लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।